नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का विषय जीव विज्ञान अध्याय 1 जीवों में जनन। ये इकाई 1 का पहला अध्याय है और इकाई 1 है जनन। इकाई 1 या 1 है जनन, जिसमें आप 4 अध्याय पढ़ेंगे। पहला है जीवों में जनन, दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा है मानव जनन और चौथा है जनन स्वास्थ्य। ये 4 अध्याय हम इकाई 1 या जनन में पढ़ेंगे। पहला अध्याय है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जीवधारी या प्रत्येक पेड़ पौधा जिसके अंदर जीवन हो उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन, वह जीवधारी अपनी ही तरह दूसरी संतान या संतति को उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं या उस प्रक्रिया को कहते हैं जनन। यानी उस जीवधारी द्वारा या उस ऑर्गेनिज्म द्वारा अपनी ही जैसी संतान या संतति या कोशिका को उत्पन्न करना कहलाता है जनन। जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ पर एक वर्ड आता है जीवन अवधि। इसको इंग्लिश में कहेंगे लाइफ स्पेन, यानी जीवन चक्र। प्रत्येक जीवधारी या मनुष्य या ऑर्गेनिज्म उसकी एक जीवन अवधि होती है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, ये कहलाता है जीवन अवधि। तो प्रत्येक जीवधारी जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसकी एक दिन मृत्यु होती है और उस मृत्यु का यानी जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है जीवन अवधि या लाइफ स्पैन या जीवन चक्र। जैसे आम का जो पेड़ है, उसकी जीवन अवधि है लगभग 200 वर्ष। मनुष्य की जीवन अवधि है लगभग 70 वर्ष। तो यदि इनकी जीवन अवधि, आम के पेड़ की जीवन अवधि 200 वर्ष है और मनुष्य की जीवन अवधि 70 वर्ष है, तो इसका मतलब यह है कि 200 वर्ष बाद आम का पेड़ इस पृथ्वी से खत्म हो जाना चाहिए था और मनुष्य 70 वर्ष इस पृथ्वी से खत्म हो जाना चाहिए था। तो इनके बीच में ऐसी कौन सी प्रक्रिया हुई जिससे इनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर आज भी बना हुआ है? तो यहाँ पर ज़रूरत आई रिप्रोडक्शन या जनन की। प्रत्येक जीव या पेड़ पौधा या मनुष्य अपनी मृत्यु से पहले अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर जाता है, उसे कहते हैं जनन। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई छोटी कोशिका वाली एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कोई दूसरा जीव हो या कोई पेड़ पौधा हो, वो अपनी मृत्यु से पहले अपने जैसे संतान या अपनी जैसे जीव उत्पन्न कर जाता है, उसे कहते हैं जनन। जनन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं या पेड़ पौधे हैं उनमें मोस्टली अलैंगिक जनन होता है, और जितने हाइयर ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं उनमें मोस्टली लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दोनों में पहले समझते हैं मुख्य अंतर क्या है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। ये जनक क्या है, जैसे मान लीजिए आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ से बहुत सारे बीज उत्पन्न हुए और उन बीजों से दूसरे नए पौधे बने, तो जो आम का पेड़ था वो हो गया जनक या पेरेंट, और जो उससे बीज उत्पन्न हुए उनसे जो नए पौधे उत्पन्न हुए वो हो गए डॉटर सेल्स या डॉटर प्लांट्स। हिंदी में कहेंगे संतति। यानी वह ऑर्गेनिज्म जो किसी जीव की उत्पत्ति करता है वो कहलाता है जनक, और जिस जीव की वह उत्पत्ति करता है वह कहलाता है डॉटर या संतति। तो इसमें ये मुख्य अंतर है, लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जनक अलग अलग दो विपरीत लिंग वाले हो सकते हैं, दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और दो विपरीत लिंग वाले मेल एंड फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ केवल एक ही जनक से रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा इनसे जो बनने वाली संतान हैं वो अपने माता पिता यानी अपने जनकों से या अपनी जो और उनके जो संतान हैं उनसे भिन्न होगी। माता पिता या जनकों से भिन्न होती है। और जबकि ये समरूप होती हैं। लैंगिक जनन के दौरान जो संतान उत्पन्न होंगी वह अपने जनकों पेरेंट या माता पिता से भिन्न होंगी, और जबकि अलैंगिक जनन में ये अपने माता पिता के समान होंगी। कैसे होंगी ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेल हैं लैंगिक जनन में और एक हैं फीमेल। मेल में बनेंगे मेल गैमीट और फीमेल में बनेंगे फीमेल गैमीट। ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है या कोशिका है और ये दोनों फ्यूज होकर एक नए संतान का निर्माण करेंगी। तो ये होने वाली संतान क्योंकि माता और पिता दोनों के गैमीट से मिलकर बनी हुई है, तो ये ना तो बिल्कुल पिता जैसी होगी ना बिल्कुल माता जैसी होगी। यानी कि अपने माता पिता दोनों से भिन्न होगी, ना तो अपने पिता जैसी होगी और ना अपनी माता जैसी होगी, और ये संतान दोनों से भिन्न होगी। जबकि इसमें केवल एक ही प्लांट या एक ही सेल होती है और उससे ही डिवाइड होकर, मान लीजिए ये कोई सेल है और ये सेल यहाँ से डिवाइड हुई और इस सेल ने दो सेल बना ली, एक ये और आधी ने इधर ये। एक ही सेल थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई, तो ये सेल बिल्कुल इसके जैसी होगी, या ये कोशिका या ये संतति बिल्कुल अपने पेरेंट के समान, अपने जनक के समान होंगी। तो
लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में ये भी एक मुख्य अंतर है। इसके बाद हम समझेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। सबसे पहले आएंगे अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां में सबसे पहले आता है द्विविभाजन। नंबर 1 आएगा द्विविभाजन। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। द्विविभाजन जैसे कि शब्द से ही इसके स्पष्ट है कि दो विभाजन या किसी कोशिका में डबल विभाजन होता होगा, या कोई कोशिका ऐसी होगी जिसमें विभाजन हो जाता हो, दो भागों में विभक्त हो जाती हो। तो बिल्कुल ऐसी है, दो विभाजन में कोई भी कोशिका जो कोशिका होगी वो दो भागों में विभक्त हो जाएगी और प्रत्येक विभक्त हुई कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण या दो नए जीव का निर्माण कर देगी, जैसे कि अमीबा। ये एक अमीबा है। अगर ये किसी कारणवश दो भागों में यहाँ से टूट जाए तो ये टूटे हुए जो खंड हैं इसके, ये एक नया अमीबा बना लेगी और ये दूसरा वाला जो खंड है ये भी एक नया अमीबा बना लेगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विविभाजन। ये ज़्यादातर अमीबा में पाई जाती है। अमीबा के जितने टुकड़े करेंगे वो उतने ही नए अमीबा बना लेता है, लेकिन ये जो जनक है यहाँ इसका अस्तित्व नहीं रहता, और जब एक अमीबा है दो भागों में टूट गया तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा और ये बिल्कुल सेम अपने जनक की तरह या इस वाले अमीबा की तरह होंगे। इसके बाद इसमें दूसरी विधि आती है अलैंगिक जनन में, बीजाणु जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यानी कि इनमें बनते हैं स्पोर। स्पोर बनते हैं और ये स्पोर नए पौधे या नए संतति का निर्माण करते हैं। जैसे ये ज़्यादातर होता है कवकों में। पेनिसिलियम कवक होता है एक, कुछ इस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर होती है। उसमें ऊपर की साइड में ये स्पोर बनते हैं और ये स्पोर जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ने के बाद ये यहाँ से गिरने स्टार्ट हो जाएंगे और ये जहाँ पर भी गिरेंगे वहाँ पर दूसरा पेनिसिलियम उत्पन्न हो जाएगा। पेनिसिलियन कवक में बनते हैं स्पोर और इन स्पोर की सहायता से स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन होता है। इनमें स्पोर का निर्माण होता है। ये स्पोर जहाँ भी गिरते हैं वहाँ एक नए पौधे का या नए कवक का वहाँ पर निर्माण करते हैं। ये होता है स्पोरुलेशन। उसके बाद इसमें थर्ड है मुकुलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। इस विधि में कोशिका से या जनक कोशिका से कोई एक बड निकलती है, कोई एक कलिका निकल जाती है और उस कली को कहते हैं बड, और यही बड या यही कलिका आगे चलकर एक नया पौधा या नया जंतु का निर्माण करती है। ये ज़्यादातर होता है जैसे ईस्ट और हाइड्रा में। ये एक मान लीजिए हाइड्रा सेल है, इससे ये एक बड निकली और बड निकलने के बाद ये बड विकसित होगी और विकसित होने के बाद ये यहाँ से अलग हो जाएगी और ये जो अलग हुई है बड ये एक नया हाइड्रा बना लेगी।
तो इस प्रकार से हाइड्रा में मुकुलन या बडिंग पाई जाती है, और इसके अलावा ये ईस्ट में पाई जाती है। इसमें एक बड निकलती है, एक आउटग्रोथ निकलती है, और वही आउटग्रोथ बड़ी होकर या विकसित होकर नए जीव की उत्पत्ति करती है। इसके बाद इसमें फोर्थ है बड फॉर्मेशन। ये भी कुछ इससे मिलता जुलता है, बड फॉर्मेशन यानी कली का निर्माण। ये हायर प्लांट में पाया जाता है। जैसे किसी पौधे को यदि काट दिया जाए तो उसकी जो जड़ बची हुई होती है उससे एक कली निकल जाती है, और उस कली के द्वारा क्या होगा, ये कली का निर्माण या बड फॉर्मेशन होता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसकी पांचवी विधि है खंडी भवन या पुनरुद्भवन। इसको कहेंगे फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में कोई पौधा या कोई जंतु खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। या पुनरुद्भवन में उसका कोई एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है या अंग टूटकर अलग हो जाता है, तो वही अंग अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और एक नई जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ये होता है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा आदि शैवाल में। और इसके अलावा ये होता है प्लेनेरिया में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कौन से जीव में पाई जाती है, तो इसका आंसर है प्लेनेरिया। इसके जितने भी टुकड़े करेंगे प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, तो इसका आंसर है प्लेनेरिया। स्पाइरोगायरा में जैसे मान लीजिए ये एक स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल होता है जो बरसात के दिनों में पानी के गड्ढों में पाए जाते हैं, उन्हें शैवाल कहते हैं। ये और भी प्रकार के यूलोथ्रिक्स या क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स और भी प्रकार के हो सकते हैं। ये इस टाइप की इसकी कोशिका की संरचना होती है। ये मान लीजिए यहाँ से टूट गया और ये इसका प्रत्येक टुकड़ा एक नया शैवाल या नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। तो खंडी भवन या पुनरुद्भवन में कोई भी एक इसका फ्रेगमेंट या इसका कोई टुकड़ा टूट जाता है जीव का, और प्रत्येक टूटा हुआ टुकड़ा नए जीव को उत्पन्न करता है। ये क्रिया कहलाती है खंडी भवन या पुनरुद्भवन। इसके अलावा एक छठी विधि और है जिसको कहते हैं पुट्टी भवन। पुट्टी भवन ये होती है अमीबा में। विषम परिस्थितियों में या अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर एक बॉल बना लेता है, एक भित्ति बना लेता है और उस भित्ति के सहारे वो जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, वो अमीबा उस भित्ति को तोड़कर बाहर आ जाता है और बहुत सारे नए अमीबा उत्पन्न करता है। इस विधि को कहते हैं पुट्टी भवन। इसके साथ ही ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।
और इससे संबंधित जो भी PDF है या इसका रिटन वर्क है वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।